हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 5th हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का। ठीक है, इसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी। जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वे था चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने का, ठीक है, और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना काम काज, जो भी उनका ट्रेड वगैरह था, उसको कैसे चलाना है, उस टाइम पे क्या उनकी कल्चरल पॉलिसी रही है, ठीक है, सोशल इश्यूज़ क्या रहे हैं, उस चीज़ के बारे में, उन बातों के बारे में अभी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ओके, और चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। अब से पहले हम 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं, तो अगर वो किसी ने नहीं देखे हैं तो वो जाके एक बार उनको पढ़ लो, ताकि चीज़ें ये आपस में, पूरे सभी चैप्टर्स हैं ना जितने भी, ये आपस में कोरिलेट करते हैं। तो उसके बाद से आप अच्छे से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, just a minute, in the previous chapter that by 1784 1784 के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया हैड बीन ब्रोट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1784 के बाद का जितना भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी इसका कामकाज था, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था, वो किसके अंडर में ले लिया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। और ब्रिटिश और गवर्नमेंट क्या करती थी ना, जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज, द इकोनॉमिक पॉलिसी वर बीइंग डिटरमाइंड बाय द नीड्स ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। ठीक है, जितनी भी इनकी इकनॉमी थी, जो भी इनका ट्रेड वगैरह से रिलेटेड काम था, उसके ऊपर जो भी रूल बनाते थे ना, ये वो ब्रिटिश अपने लोगों के हिसाब से बनाते थे इंडिया के लिए। ठीक है, कि वो इंडिया में कैसे ट्रेड को कितना और अच्छा कर सकते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके अपने लोगों का भला कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी मदद किसने की? ब्रिटिशर्स की, जो उनके 3 पिलर्स थे। ठीक है, जिसके ऊपर पूरा इनका कामकाज बैठा हुआ था, जो इनको स्टेबल किए हुए था, वो था सिविल सर्विस, जहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई जाती थी, ठीक है, तरह तरह की। फिर थी आर्मी, जो कि बाहर के फॉरेन इन्वेजन जितने होते थे, जो भी बाहर के राजा महाराजा आके लड़ाई या इन पे युद्ध छेड़ते थे, उससे बचाती थी। और जो पुलिस होती थी, वो इंटरनल रिवोल्ट हो गया, अंदरूनी लड़ाइयाँ हो गई, चोरी डकैती हो गई, उस चीज़ से बचाती थी इनको। ठीक है, फॉर वन द चीफ एम ऑफ ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड परमानेंसी ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, इसके अंदर कहा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका मेंटेनेंस और उसका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और ब्रिटिश के रूल को इंडिया के अंदर बनाए रखना, ये काम था इन तीनों पिलर्स का। ठीक है, सिविल सर्विस, आर्मी और पुलिस का। विदाउट लॉ एंड ऑर्डर, बिना लॉ एंड ऑर्डर के जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे और मैन्युफैक्चरर्स थे, वो इंडिया में आके अपनी चीज़ों को इतना इजीली नहीं बेच सकते थे, इनको अच्छे से पता था। ठीक है, अब पहले बात करते हैं सिविल सर्विसेज की। तो सिविल सर्विसेज को कौन लेके आया था? सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया के अंदर। ठीक है, ये भारत में आए थे एज ए गवर्नर जनरल 1786 में। और ये क्या करना चाहते थे? जो भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन था उसको करप्शन फ्री करना चाहते थे, क्योंकि इनके जो ये ऑफिसर्स जो थे ना, वो काफ़ी करप्ट थे, बहुत ज़्यादा करप्शन करते थे, बहुत ज़्यादा पैसे खाते थे लोगों से। इसीलिए इन्होंने क्या सोचा ना कि पहले तो इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। सैलरी अगर बढ़ेगी तो इनको करप्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो इनका कामकाज है वो भी अच्छे से चलेगा, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में। तो इसीलिए इन्होंने उस टाइम पे कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, उसकी सैलरी कितनी कर दी? 1500 रुपये पर मंथ उस टाइम पे। ठीक है, और साथ ही साथ में जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा, जितना भी रेवेन्यू बनेगा उसकी डिस्ट्रिक्ट का, उसको उसका 1% कमीशन में दिया जाएगा। ऐसा करते हुए ना सिविल सर्विस वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पेड सर्विस होगी, कि इससे ज़्यादा सैलरी वर्ल्ड में किसी भी जॉब में नहीं मिलती थी। 1800 के अंदर, सन 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, इन्होंने क्या बनाया? फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया कलकत्ता के अंदर। किस वास्ते बनाया? फॉर द एजुकेशन ऑफ यंग रिक्रूट्स टू द सिविल सर्विस। जितने भी यंग बच्चे थे जिनका
सिलेक्शन हो जाता था सिविल सर्विसेज में, उनकी पढ़ाई वगैरह के लिए उनको कैसे कामकाज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालना है, उस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाने लगा। कहाँ पे? फोर्ट विलियम कलकत्ता के अंदर। अब ये बात जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो इंग्लैंड के अंदर बैठे थे उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया, और 1806 के अंदर इस कलकत्ता वाले फोर्ट को रिप्लेस करके इन्होंने ईस्ट इंडिया कॉलेज बनाया। कहाँ पे? हैलीब्यूरी इन इंग्लैंड के अंदर। अब जितने भी जो भी रिक्रूट्स होते थे उनको कहाँ पे जाके पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी पड़ गई? इंग्लैंड के अंदर। टिल 1853 1853 के समय तक जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती थी सिविल सर्विस में वो होती थी किसके द्वारा? डायरेक्टर्स के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के। और साथ ही साथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी जिनके अंडर में था वो भी कुछ अपने बंदों को नॉमिनेट करते थे। 1853 में फिर आ गया चार्टर एक्ट। अब उसने क्या किया ना, ये जो इनका तरीका था अपॉइंट करने का, जिसमें ये जिनको जो भी इनके क्लोज रिलेटिव होते थे उन्हीं को ये सिविल सर्विस के अंदर रिक्रूट कर लेते थे। लेकिन 1853 की चार्टर एक्ट के बाद में ये ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ ना कि अब होएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू ही हम इन सिविल सर्वेंट्स को अपने यहाँ रिक्रूट करेंगे। अब बात करते हैं सिविल सर्विस को कॉर्नवालिस उस टाइम पे क्या चाहते थे कि ये काफ़ी कठोर बने, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने और इसको कम्प्लीटली इंडियन से बाहर, मतलब इंडियन की पहुंच से इसको बाहर रखा जाए। इंडियंस को उस टाइम पे अलाउ नहीं था कि वो सिविल सर्विसेज के अंदर रिक्रूट हो सकें। इट वॉज लेट डाउन ऑफिशियली इन 1793। 1793 के अंदर इन्होंने क्या लागू कर दिया कि जो भी जॉब्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जिसकी सैलरी 500 पाउंड से ज़्यादा है सालाना, उसके अंदर केवल जो अंग्रेज़ रहेंगे, ब्रिटिशर्स रहेंगे, वही जॉब कर सकते हैं। दिस पॉलिसी वॉज आल्सो अप्लाइड टू अदर ब्रांचेज। जो और भी ब्रांचेज है इस पॉलिसी को वहाँ पे भी फैला दिया। जैसे हो गया आर्मी, पुलिस, ठीक है, जुडिशरी, इंजीनियरिंग, इन जॉब्स के अंदर भी इसको लागू कर दिया गया। भाई जिन भी जॉब में जिन भी पोस्ट पे 500 पाउंड से ज़्यादा की सैलरी होगी वहाँ पे केवल और केवल अंग्रेज ही जॉब करेंगे। The Indian civil service gradually developed into one of the most efficient and powerful civil services in the world. Its members exercised vast power and often participated in making of policy. इसमें क्या कहा गया है ना कि धीरे धीरे जो इंडियन सिविल सर्विस थी पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका नाम हो गया। किस वास्ते? क्योंकि ये काफ़ी एफिशिएंट थी और बहुत ही पावरफुल जॉब थी। जो इसके मेंबर्स होते थे, जो भी इसके ऑफिसर्स होते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती थी और वो मोस्टली क्या काम करते थे? पॉलिसी बनाने में पार्टिसिपेट करते थे। ये पॉलिसी बनाते थे कि भाई कैसे ट्रेड वगैरह को चलाना है, ठीक है, कैसे गवर्नमेंट को चलाना है। जितने भी नई नई पॉलिसी होती थी, रूल्स होते थे, वो इन्हीं के द्वारा बनाए जाते थे। और इंडियन सिविल सर्विस को कहा जाने लगा स्टील फ्रेम। मतलब ये पॉलिसी ऐसी बनाते थे ना जिसकी वजह से ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर इतना लंबा चला। अब बात करते हैं आर्मी की। द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ ब्रिटिश रिजीम इन इंडिया वॉज द आर्मी। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पिलर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, अंग्रेज़ों का, वो रहा है आर्मी। अब आर्मी ने क्या काम किया ना, आर्मी ने इनको पूरा इंडिया जिताने में मदद किया, ठीक है। आर्मी की वजह से जितने भी फॉरेन इन्वेजन होते थे, जितने भी बाहर से आके इंडिया में अटैक करते थे, जैसे कि नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, इनसे लड़ने में इंडियन आर्मी इनकी काफ़ी मदद करती थी। इट सेफ गार्ड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी फॉर एवर प्रेजेंट थ्रेट ऑफ इंटरनल रिवोल्ट। और जो अंदरूनी लड़ाइयाँ होती थी उससे भी ब्रिटिशर्स को बचा के रखती थी, ठीक है। इंडियन आर्मी ने जो भी उस टाइम पे आर्मी थी, ब्रिटिशर्स ने रिक्रूट जिनको कर रखा था, वो इनको पूरा दबदबा बना के रखते थे एशिया और अफ्रीका में। क्योंकि इन भारत के जो भी उस टाइम पे ऑफिसर्स रहे हैं, जितने भी आर्मी के अंदर लोग रहे हैं, ब्रिटिशर्स उनको अपने फ़ायदे के लिए दूसरे देश में भेजती थी इंग्लैंड की तरफ से लड़ाने के लिए। द बल्क ऑफ द कंपनीज आर्मी कंसिस्ट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। मोस्टली इंडियन सोल्जर ही होते थे कंपनी की आर्मी में, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ से लिए जाते थे? यूपी और बिहार से।
1857 के अंदर जो आर्मी के अंदर इंडियंस की संख्या कितनी थी? 3,11,400। ठीक है, सॉरी, इंडियंस की नहीं, पूरी आर्मी की जो संख्या थी 3,11,400, जिसमें से 2,65,900 इंडियंस थे, भारतीय थे। 2,65,000, 2,65,900। 1856, 1856, ओनली 3 इंडियंस इन द आर्मी रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 300 पर मंथ। 300 से ज़्यादा की सैलरी जो उस टाइम पे पाते थे, जिनको मिलती थी, केवल और केवल वो 3 ही भारतीय थे। ठीक है, और जो सबसे बड़ा पद जो भारतीय को मिलता था इंडियन आर्मी के अंडर में, वो था सूबेदार। सूबेदार से ज़्यादा बड़ी पोस्ट इंडियन आर्मी जो ऑफिसर्स होते थे उनको नहीं मिलती थी। उससे ऊपर की जितनी पोस्ट होती थी वो ज़्यादा हाईएस्ट पेड रहती थी, और इनके रूल के अकॉर्डिंग 500 पाउंड से ज़्यादा की जितनी भी पोस्ट होती थी, जहाँ पे सैलरी 500 पाउंड से ज़्यादा की होगी, वहाँ पे इंडियंस को नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अब फॉरेनर्स ने भारतीय इंडियन आर्मी पे कंट्रोल कैसे किया? क्योंकि भारत उस टाइम पे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना नहीं थी, एकीकरण की। ठीक है, दे वर लॉयल टू कंपनी, वो कंपनी के लिए काफ़ी लॉयल थे क्योंकि उनको अच्छी सैलरी मिलती थी, है ना। अब बात करते हैं पुलिस की। तीसरा सबसे अहम पिलर जो कि ब्रिटिश रूल का रहा है, और इसको क्रिएट करने वाले भी, इसको लागू करने वाले, बनाने वाले भी कौन थे? कॉर्नवालिस। कि कॉर्नवालिस ने क्या किया? जमींदास को उनकी पुलिस से रिलीव कर दिया, हटा दिया, और फिर रेगुलर पुलिस को इन्होंने बनाया। किस लिए बनाया? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अब इस बात के लिए ये काफ़ी आगे चले गए। ठीक है, आई मीन टू से कि थाना वगैरह, जितने भी चौकी, पुलिस स्टेशन वगैरह इंग्लैंड में भी नहीं थे उस टाइम पे, ब्रिटेन में भी नहीं थे, जो इन्होंने इंडिया के अंदर सबसे पहले लागू किया। तो इस मामले में इंडिया उनसे ज़्यादा मॉडर्न हो गया था। और हर एक जो भी थाना था उसको हेड कौन करता था? दरोगा, वहाँ का जो भी पुलिस ऑफिसर था वो, और जो मोस्टली इंडियन होता था। अब फिर से बात आ गई डीएसपी की पोस्ट की, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब ये भी काफ़ी हाईएस्ट पेड जॉब थी। अब इसको भी किसको दिया गया? ब्रिटिशर्स को। इंडियंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल सुपीरियर पोस्ट, जितनी भी बड़ी पोस्ट थी वहाँ से इंडियंस को निकाल दिया गया, वो उनके लिए नहीं रखी गई। अब पुलिस ने क्या हेल्प की ना, जितनी भी कॉन्स्पिरेसी होती थी, जितने भी षड्यंत्र रचे जाते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसको दबाने में सबसे बड़ा हाथ किसका रहा है? पुलिस का। अब बात करते हैं जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की। जो भी जुडिशरी से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उनके बारे में। अब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने क्या सिस्टम नया लागू किया ना, जस्टिस दिलाने के लिए कोर्ट्स का गठन किया, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स का। ठीक है, अब ये आइडिया किसका था? वॉरेन हेस्टिंग का। लेकिन एस्टेब्लिश लागू किसने किया? कॉर्नवालिस ने। कब किया? 1793 के अंदर। इसमें क्या था ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर दीवानी अदालत बनाई जाएगी। ठीक है, लाइक सिविल कोर्ट हो गया, और उसको कौन चलाएगा? वहाँ का डिस्ट्रिक्ट जज। और डिस्ट्रिक्ट जज कहाँ से बिलोंग करेगा? सिविल सर्विस। कहने का मतलब ये है कि जो सिविल सर्विस के अंदर जॉब करते हुए, जो जॉब कर रहे हैं ऑफिसर्स, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनेंगे। ठीक है, अब ये दो तरह की रहेगी। एक तो दीवानी अदालत, जिसके अंदर घरेलू हिंसा वगैरह के जो मामले होते हैं उनको निपटाया जाएगा, और फौजदारी अदालत जिसके अंदर क्रिमिनल जो लॉ होते हैं, क्रिमिनल लाइक मर्डर वगैरह और जो बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है उनको, उनका निपटारा किया जाएगा। अब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे रहते हैं उनके बारे में बात करते हैं, वो होते दीवानी अदालत। ठीक है, जिसको बोला जाता था सदर दीवानी अदालत भी, और फौजदारी को निजामत अदालत भी। ठीक है, अब इन्होंने सबसे बड़ी बात तो क्या की ना, मुस्लिम क्रिमिनल लॉ उस टाइम के काफ़ी ज़्यादा हार्श होते थे, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि उसके अंदर काफ़ी ऐसे ऐसे प्रावधान थे जो कि नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलते, कि किसी का हाथ उखाड़ देना सज़ा के नाम पे, पाँव उखाड़ देना, ठीक है, सिर उखाड़ देना, इस टाइप के लॉ थे। अब इन्होंने उन लॉज को बदल के मतलब इतना कठोर नहीं किया कि किसी का हाथ पाँव उखाड़ना पड़े आपको। 1865 के अंदर हाई कोर्ट्स
का एस्टेब्लिशमेंट या हाई कोर्ट्स बनाए गए कहाँ पे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे को। ठीक है, किसको रिप्लेस किया उन्होंने, दीवानी अदालत को और निजामत को। ठीक है, अब विलियम बेंटिक ने स्टेटस और पावर इंक्रीज़ कर दिया इंडियंस का, किसमें, जुडिशियल सर्विसेज के अंदर। कहने का मतलब ये है कि अब इंडियंस को भी अपॉइंट किया जाने लग गया एज ए डिप्टी मैजिस्ट्रेट, सबॉर्डिनेट जज और प्रिंसिपल सदर आमीन्स, कि भाई जजेस भी बनाने लगे, डीएम भी बनने लग गए थे इंडियंस। किसने लागू किया सबसे पहले, विलियम बेंटिक ने। ब्रिटिशर्स ने एक नया सिस्टम भी लागू किया। ठीक है, वो था कोडिफिकेशन ऑफ ओल्ड लॉ, जो पुराने जितने भी लॉ थे उनको आज के समय के अनुसार बनाया गया। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ जस्टिस इन इंडिया हैज बीन लार्जली बेस्ड ऑन कस्टमरी लॉ, जितने भी रीति रिवाज चलते आए थे उनके हिसाब से हमारे पुराने लॉ थे, उनको इन्होंने क्या किया, आज के टाइम के हिसाब से मॉडर्नाइज किया। ठीक है, और जो शास्त्र और शरीयत लॉ जो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग चलते आ रहे थे उनको काफ़ी हद तक बदल दिया। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 की चार्टर एक्ट ने लॉ मेकिंग पावर जो थी गवर्नर जनरल की काउंसिल को वो दे दी थी। 1833 के अंदर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया किसको, लॉ कमीशन को, जिसको हेड किसने किया, लॉर्ड मैक्यूले ने। और उसका काम क्या था, इंडियंस लॉ को कोडिफाई करना। ठीक है, उनको नए तरीके से बनाना और पुराने लॉज को समझना। इट्स लेबर एवेंचुअली रिजल्टेड इन आईपीसी, और जिसके जो इन्होंने काम स्टार्ट किया था उसके उपलक्ष्य में क्या नया निकल के आया, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जो नए लॉ निकल के आए। द वेस्टर्न ड्राइव्ड कोड ऑफ सिविल सर्विस, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर एंड अदर कोड ऑफ लॉज, जो आईपीसी और सीआरपीसी, जो जिसके अकॉर्डिंग आज के हमारे कानून काम करते हैं, सज़ा मिलती है, वो इनके द्वारा बनाए गए थे। दिस में भी सेड दैट इंडियन वो जुडिशरी यूनिफाइड। कहने का मतलब ये है ना कि उस टाइम पे केवल लॉ के अंतर्गत हम एकता में बंधे हुए थे। द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट था ब्रिटिशर्स ने लागू किया था, रूल ऑफ लॉ, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, द ब्यूरोक्रेसी एंड पुलिस इंजॉयड आर्बिट्री पावर, इनके पास में ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के पास में काफ़ी ज़्यादा पावर्स दे रखी थी, जिनका ये डे टू डे लाइफ के अंदर इंटरफेयर करते थे लोगों के कामकाज में। एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लार्जली कैरिड आउट ऑन अकॉर्डिंग टू लॉज एंड इंटरप्रेटेड बाई कोर्ट्स थ्रू लॉ विच आर मेड बाई फॉरेन रूलर्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके अकॉर्डिंग पे ये चलाते थे, लॉज के बेस पे, और वो लॉज किसने बनाए थे, फॉरेन रूलर्स ने। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं जो इनका कहना था, इक्वलिटी बिफोर लॉ, भाई कानून के समक्ष सब समान है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम अंडर द ब्रिटिश वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, कि इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बनाया था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के समान सब एक हैं। ठीक है, केवल और केवल एटलीस्ट ये इनके कानून के अंदर था, रियलिटी के अंदर ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया था, यूरोपियंस के खिलाफ अगर आपको केस चलाना है तो उनके लिए अलग से कोर्ट था, जिसके जज कौन थे, यूरोपियन होते थे। ठीक है, इसके वास्ते क्या होता था ना, जो इंग्लिश ऑफिशियल्स थे वो काफ़ी बुरी तरह से ट्रीट करते थे इंडियंस को, क्योंकि उनको पता था जो उनके जज हैं वो उनको इजीली छोड़ देंगे, और अगर सज़ा भी देनी हुई तो कोई छोटी मोटी सी सज़ा दे के छोड़ देंगे। अगर सेम काम इंडियंस करते थे तो उनको बहुत ज़्यादा कठिन सज़ा मिलती थी, और धीरे धीरे करके इन पे प्रेशर बना, और इंडियंस लोगों ने, जितने भी इंडियंस थे या फिर सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला, और उसके बाद से जो ये जो यूरोपियन जज वाला सीन था, सेपरेट कोर्ट वाला सीन था, ये ख़त्म हो गया, और अंग्रेज़ों को भी जैसे इंडियंस को सज़ा मिलती थी वैसे ही इनको भी सज़ा मिलने लगी। और जो अब बाकी की जो पार्ट रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कैसी रही वीडियो मेरे को ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।